वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि। इसके प्रयोगशाला विधि भी पढ़ेंगे और व्यावहारिक विधि भी पढ़ेंगे। तो इसके पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने 2 वीडियो बना रखी है। पहला आपका वीडियो और दूसरा वीडियो दोनों हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में दिया गया है, उसमें आप जाकर देख लीजिए, है ना। तो पिछले पार्ट में मैंने बताई है अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो अमोनिया निर्माण की हैबर विधि हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें से मैंने कुछ टॉपिक्स को छोड़ दिए, जैसे कि अमोनिया के रासायनिक एवं भौतिक गुण, तो उसको आप लोग अलग से लिख लेना है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण को, ठीक है, पुस्तक से। और कुछ ऐसे अमोनिया के उपयोग वगैरह, ठीक है, वो लिख लीजिए, है ना। तो आज की जो टॉपिक है वो है बहुत इंटरेस्टिंग, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, HNO3 है ना। इसका संरचना सूत्र है अपने पास, है ना। ये हाइड्रोक्साइड है N, और ये यहाँ पर दो ऑक्सीजन कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग को शुरू करना है नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि और व्यावहारिक विधि। उसमें ओस्टवाल्ड विधि ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। तो इस विधि को हम लोग मेन इस वीडियो का मेन टॉपिक यही रहेगा, ओस्टवाल्ड विधि। तो चलिए शुरू करते हैं, नाइट्रिक अम्ल, है ना। और ये पार्ट 3 है। चलिए सर्वप्रथम आपको थोड़ा डिटेल करना है कि नाइट्रिक अम्ल को एक्वा फोर्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्वा फोर्टिस कहते हैं। अब एक्वा फोर्टिस का मतलब क्या होता है, देखिए, नाइट्रिक अम्ल को एक्वा फोर्टिस कहा जाता है जिसका अर्थ होता है तेज जल। तेज जल मतलब ये क्या कर सकता है, व्यक्ति के हाथ को जला भी सकता है, ओके, है ना। नाइट्रिक अम्ल को एक्वा फोर्ट कहा जाता है जिसका अर्थ होता है तेज जल। बनाने की विधि, अब बनाने की नॉर्मल विधि देखते हैं हमारे पास। तो पहला आता है प्रयोगशाला विधि, है ना। तो प्रयोगशाला विधि में हम लोग क्या करते हैं वही देखें। यहाँ पर एक कांच का रिटार्ट लेते हैं, इसको बोलते हैं कांच का रिटार्ट, ठीक है। चलिए प्रयोगशाला विधि, तो इस विधि में क्या होता है, देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। इस विधि में क्षार धातु मतलब कोई भी क्षार धातु आ सकता है ना। जैसे क्षार धातु हमारे पास कौन आता है, इधर का आता है लेफ्ट तरफ का सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, ये सब क्षार धातु हैं, ठीक है। तो इस विधि में क्षार धातु सोडियम पोटेशियम, ये कोष्टक में से नॉर्मल लिख देना, कि नाइट्रेट मतलब क्षार धातु की नाइट्रेट मतलब NO3, मतलब क्या होता है कि कोई भी क्षार धातु, जैसे कि सोडियम है हमारे पास क्षार धातु, उसका क्या बनाएगा, नाइट्रेट। या तो पोटेशियम को बना सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट बनाते हैं, KNO3, है ना। तो इस विधि में क्षार धातु के नाइट्रेट की अभिक्रिया, इस क्षार धातु की नाइट्रेट की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो इस विधि में क्षार धातु, कोई भी क्षार धातु के नाइट्रेट की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से कांच के एक रिटार्ट में कराई जाती है, ठीक है। सर्वप्रथम क्या होता है कि रिटार्ट में सोडियम नाइट्रेट या तो पोटेशियम नाइट्रेट, कोई भी ले सकते हैं आप अपने हिसाब से लेंगे, ठीक है। मैं ले रहा हूँ सोडियम नाइट्रेट को। सोडियम नाइट्रेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की बराबर मात्रा लेकर, यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर रिटार्ट में Na सोडियम नाइट्रेट और सांद्र H2SO4 की बराबर मात्रा लेकर धीरे धीरे गर्म करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। मतलब कहा जाए कि ये जो रिटार्ट है, इसके नीचे हम लोग एक लगा देते हैं बर्नर लैंप यहाँ, ठीक है। और बर्नर लैंप लगाए तो यहाँ से इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और इसमें क्या भरा हुआ है भाई, इसमें भरा हुआ है सोडियम नाइट्रेट, या तो पोटेशियम नाइट्रेट भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। और ये H2SO4, ठीक है। ये सांद्र होना चाहिए ना, ओके। अब यहाँ अगर क्या लिखे कि रिटार्ट में सोडियम नाइट्रेट और सांद्र H2SO4 की बराबर मात्रा लेकर धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे नाइट्रिक अम्ल वाष्पग्राही में एकत्रित हो जाता है। मतलब ये जो वाष्पवाही ग्राही है, इसमें क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। तो इसका नॉर्मल सूत्र देख लेते हैं हम लोग, कैसे बनाएंगे। नॉर्मल समीकरण कैसे हो जाएगा कि हमारे पास एक क्या है, सोडियम नाइट्रेट है, ये सोडियम नाइट्रेट है, और हमारे पास क्या है, H2SO4 है, H2SO4 इसके साथ क्रिया करवाते हैं तो सोडियम प्लस आयन वाले लेते हैं, है ना। और ये हमारे पास एक सोडियम है, सोडियम सल्फेट से क्रिया करेगा, और एक हाइड्रोजन और हमारे क्रिया करेगा, तो क्या करेगा, सोडियम, है ना, यहाँ पर बाई लगेगा और ये सल्फेट बनाएगा। और साथ ही साथ हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पर गया तो HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। और इसी को हम लोग देख लेते हैं किसमें, पोटेशियम लेते हैं। तो पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2SO4, ये भी ऐसे क्रिया करेगा, ठीक है। ये करेगा, पोटेशियम क्रिया करेगा ये, और ये बना देगा आपका नाइट्रिक अम्ल, क्लियर। ये हो गया आपका क्रिया, ठीक है। ये प्रयोगशाला विधि, इतने में लिखना है अपने को, और ये चित्र बना दीजिएगा, है ना। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको, है ना।
कि जब यहाँ पर एक क्रिया हो रहती है सोडियम नाइट्रेट और H2SO4 क्रिया करती है, तब यहाँ से ये जो नाइट्रिक अम्ल बनता है यहाँ पर, है ना, तो उसके ऊपर ना ऐसे जल की बूंदें गिराई जाती हैं, है ना। किसकी बूंदें गिराई जाती हैं? जल की बूंदें गिराई जाती है, ये भी याद रखना है ना। अब क्यों गिराई जाती है ये क्लियर करना है अपने को, क्योंकि यहाँ पर वाष्पग्राही वहाँ पर जब क्रिया होती है तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, है ना, ये गर्म होती है, तो इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें पानी की मात्रा गिराई जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड, नाइट्रिक अम्ल बनाने की व्यापारिक विधि, है ना। तो नाइट्रिक अम्ल बनाने की व्यापारिक विधि है, अर्थात कॉमर्शियल मेथड है उसमें, ओस्टवाल्ड विधि, है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एकदम सिंपल है। देखिए क्या होगा उसको, है ना, कि सर्वप्रथम हमको क्या करना है शुरुआत में। चलिए, व्यापारिक विधि ओस्टवाल्ट विधि, है ना। तो इस विधि में अमोनिया गैस का, ये जो अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस हमको प्राप्त है, अमोनिया हम लोग कभी बनाने की विधि पढ़े हैं हम लोग। तो इस विधि में अमोनिया गैस का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण किया जाता है, मतलब ये ऑक्सीकरण कक्ष होता है जहाँ पर जो अमोनिया गैस होती है उसको वायु के साथ लिया जाता है और उसका क्या किया जाता है, उसका किया जाता है ऑक्सीकरण, उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण किया जाता है। इस विधि में प्रयुक्त संयंत्र व विधियाँ हैं, मतलब विधि और संयंत्र दोनों को एक साथ बताया जा रहा है ना, कि कौन कौन संयंत्र है और कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो इस विधि में अमोनिया गैस है हमारे पास, कौन सा गैस है? अमोनिया गैस है। उस अमोनिया गैस को उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण कहता है। अमोनिया गैस का क्या कहता है? उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण, मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण की क्रिया होती है ना। इस विधि में प्रयुक्त संयंत्र व विधियाँ हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं, सबसे पहले पॉइंट में आता है उत्प्रेरक कक्ष या परिवर्तक में, है ना। उत्प्रेरक कक्ष है, ये है आपका उत्प्रेरक कक्ष। क्लियर कर लेते हैं आपको पॉइंट को, है ना। सबसे पहले देखिए कि यह स्टील का बना होता है, ये किसका बना होता है? स्टील का, ये देखिए, है ना, ये स्टील का बना होता है तथा प्लेटिनम की जाली उत्प्रेरक के साथ बंधी होती है। मतलब यहाँ पर ऐसे ये किसकी है? प्लेटिनम की जाली है, किसके साथ? इसमें उत्प्रेरक होती है। यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, उत्प्रेरक बना देते हैं, ठीक है। तो यह स्टील का बना होता है तथा प्लेटिनम की जो जाली होती है उत्प्रेरक के साथ बंधी होती है ना। चलिए, सर्वप्रथम अमोनिया व, ये देखिए हमारे पास अमोनिया यहाँ पास, ठीक है। सर्वप्रथम अमोनिया व धूल मुक्त वायु मतलब शुष्क वायु एक प्रकार से, ठीक है। तो धूल मुक्त वायु का मिश्रण 1:10 के अनुपात में आयतन अनुसार परिवर्तक में प्रवेश कराता है। मतलब ये उत्प्रेरक कक्ष में क्या कहता है? प्रवेश कराया जाता है। क्लियर होगी बात मेरी? सिंपल सी है कि सर्वप्रथम अमोनिया व धूल मुक्त वायु का मिश्रण है 1:10 के अनुपात में, है ना, आयतन अनुसार परिवर्तक में प्रवेश करता है ना, आयतन अनुसार ना। ओके, ऐसा चाहिए कि 1:10, क्या पता इसका अनुपात 2 है तो उसको 20 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि सर्वप्रथम अमोनिया व धूल मुक्त वायु का मिश्रण है, वहाँ 1:10 के अनुपात में आयतन अनुसार परिवर्तक में प्रवेश कराया जाता है। इस परिवर्तक में अर्थात उत्प्रेरक कक्ष में प्रवेश कराया जाता है, जो लगभग 1100 के पर, ये केल्विन होता है ना, पर वैद्युत रूप से गर्म किया जाता है। कितने? 1100 के पर वैद्युत रूप से क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है ना। अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि जो अमोनिया है, ये अमोनिया है वो नाइट्रिक ऑक्साइड, सर्वप्रथम किसमें? नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या होती है? ऑक्सीकृत हो जाती है। अब कैसे ऑक्सीकृत होती है उसको देखिए, है ना, कि हमारे पास ये अमोनिया है, ये ऑक्सीजन मतलब वायु का मिश्रण बोल रहे हैं, मतलब एक्चुअली में ये ऑक्सीजन ही है, ठीक है। ये क्रिया करती है तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन से क्रिया करती है और क्या बनाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है और क्या होती है? जल, मतलब अपने को क्या प्राप्त हुआ? अभी नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ, ठीक है। ये तो हमको क्या प्राप्त हो गया? नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो गया, ठीक है। इसको आप लोग संतुलित भी कर लेते हैं, है ना, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन का देखते हैं, अमोनिया का देखते हैं, यहाँ पर इसको 2 करते हैं तो ऐसे हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 3 हो गया ना, और 3 में 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग 3 नहीं लिखते, 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो 4 दिया कितना हो गया? 12 हो गया, है ना, 12 हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 2 ही है, तो इसको कर देते हैं 6 दूनी कितना हो गया? 12 हो गया, है ना। ऑक्सीजन बढ़ गया आपका 6, एक 7 हो गया, है ना। तो 7 में तो नहीं हो पाएगा, तो इसको 4 करते, 4 दूनी 8, ये 5 कर देते हैं, ठीक है। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, और 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 6 और यहाँ पर 4, ये नाइट्रोजन 4 इधर, तो
नाइट्रोजन विचार हो जाएगा। ओके, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये उत्प्रेरण कक्षम हो गया। क्लियर हो गया आपको, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट आता है शीतलक पाइप में, है ना। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया उत्प्रेरण कक्ष में, है ना। उत्प्रेरण कक्ष में जो क्रिया हुई है ना, जो अमोनिया है, अमोनिया क्रिया करी हम लोग, क्रिया कराए हम लोग ऑक्सीजन से, और क्या बनाया है अपने को, NO बना है अपने को, नाइट्रिक ऑक्साइड बना है। ठीक, दूसरा देखिए हम लोग, है ना। शीतलक पाइप में तो क्या होता है कि परिवर्तक से निकलने वाली गैस, अब यहाँ पर ये परिवर्तक है, यहाँ से परिवर्तक से निकलने वाली जो गैस है, निकलने वाली जो क्या है गैस है ना, ये NO गैस जा रही है। ओके, यहाँ पर NO लिख देना। ठीक है, परावर्तक अर्थात उत्प्रेरण कक्ष इसी को बोलते हैं परावर्तक। ठीक है, परावर्तक से निकलने वाली गैस अत्यधिक गर्म होती है, अत्यधिक क्या होती है, गर्म होती है। ये शीतलक पाइप की सहायता से लगभग, यहाँ पर है शीतलक पाइप, इसको बोलते हैं यहाँ पर शीतक ऐसे लिख देना आप लोग, प्रशीतक, है ना, इसके अंदर में लिख देना प्रशीतक। हाँ, तो परिवर्तक से निकलने वाली गैस अत्यधिक क्या होती है, गर्म होती है। ये शीतलक पाइप की सहायता से लगभग 320 से 325 के पर ठंडी की जाती है, यहाँ पर ठंडी की जाती है। ठीक है, अब ठंडी करने के बाद कहाँ पहुँच गया ये ऑक्सीकरण कक्ष में चला गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको बात मेरी। चलिए तीसरा नंबर पॉइंट चलते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण कक्ष। इसको पॉइंट में लिखना ज़्यादा बेटर रहता है ना। तो ऑक्सीकरण कक्ष, तो इस कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पर हम लोग कौन जा रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड जा रहा है। ठीक है, और ये ना अत्यधिक क्या होता है, अस्थायी होता है, याद रखना, है ना। तो इस कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड वायु से मिश्रित होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकरण कक्ष है हमारे पास, है ना। और ऑक्सीकरण कक्ष में क्या होता है, यहाँ पर सूत्र लिख देना कि ये हमारे पास क्या बना है, NO बना है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना है अपने पास। ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और वायु से मिश्रित हो गया, मतलब हम लोग जानते हैं O2 से मिश्रित हो गया। ठीक है, तो इस कक्ष में यह वाला जो कक्ष है उसमें यही पर सूत्र भी लिख सकते हैं आप लोग, समीकरण इधर भी लिख सकते हो। हाँ, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण कक्ष, है ना। देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से शीतलक गया, फिर शीतलक से फिर यहाँ गया है। ठीक, ओके, तो इस कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड है, वो क्या करता है, वायु से मिश्रित होकर क्या बनाता है, NO2 बनाता है, अर्थात नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। क्लियर हो गई बात मेरी, है ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन इधर क्या है, 3 है, तो इसको 2 कर देते हैं इधर सामने में। तो ये 2 2 4 हो गया ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो इसको 2 कर देते हैं सामने में, तो ये हो गया 4। ओके, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ऑक्सीकरण कक्ष में यही क्रिया बस होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, है ना। आगे पॉइंट चलता है अधिशोषक स्तंभ। ठीक है, तो ये जो अधिशोषक स्तंभ कौन है, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो लास्ट ऑक्सीकरण कक्ष के जस्ट बगल दिया जाए वो अधिशोषक स्तंभ है। इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेना आप लोग, अधिशोषक स्तंभ। यहाँ पर क्या क्रिया होती है उसको देखिए। अब क्या बना है हमारे पास, NO2 बना हुआ है। ठीक है, और हम लोग क्या बनाने की रासायनिक स्टाल्ट विधि पढ़ रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल बनाने की। ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल सूत्र आप लोग जानते हैं HNO3। हाँ, चलिए अधिक अवशोषक स्तंभ में यहाँ पर, अब यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ से फिर ऑक्सीकरण कक्ष में चली गई, ऑक्सीकरण कक्ष में भी क्रिया हुआ और NO2 बन गया। अब NO2 यहाँ से फिर यहाँ जा रही है। ठीक, अब देखते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अवशोषक टावर की तली से प्रवेश कराई जाती है। ये देखिए, यहाँ से तली से क्या कराई जाती है, प्रवेश कराई जाती है, तथा टावर के ऊपर से जल गिरता रहता है। यहाँ से देखिए, ये जो 3 ऐसे पाइप बनाया जाता है, यहाँ से ये जल क्या होता रहता है, गिरते रहता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अवशोषक टावर की तली से प्रवेश कराई जाती है, उनके तली से प्रवेश कराई जाती है, तथा टावर के ऊपर से जल गिरते रहता है। मतलब जल गिर रहा है मतलब कौन, H2O गिर रहा है, सीधी बात, तो H2O। ठीक है, जल गिरता रहता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से जुड़कर नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा और सबसे पहले क्या बना देगा, वो नाइट्रिक अम्ल बना देगा, और यहाँ पर NO भी मुक्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, है ना, ऑक्सीजन की संख्या सेम कर दीजिए, यहाँ पर ये 2 कर दीजिए इधर, और इसको आप लोग कल संतुलित करने में आपको नहीं सिखाया जाएगा यहाँ पर, है ना। ठीक है, 3 दूनी 6, ये 6 एक 7 हो गया, 3 दूनी 6 एक 7। ओके, ठीक है, ये समीकरण आपका बन गया अवशोषक स्तंभ में। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। हाँ, चलिए, तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो गया, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हुआ। ये किसका विधि है, ओस्टावाल्ट विधि है। ठीक है, ये अब लास्ट में और एक पॉइंट और जुड़ जाएगा, अम्ल की सांद्रता, जो अम्ल बना हो उसकी सांद्रता के आधार पर। ठीक है, तो बनी हुई नाइट्रिक अम्ल अधिक तणु होता है। इसको लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि हमको नाइट्रिक अम्ल तो प्राप्त हो गया है। ओके, तो अम्ल की सांद्रता, तो बनी हुई नाइट्रिक अम्ल अत्यधिक तणु होता है।
ठीक है, ये वाला है ना। तनु नाइट्रिक अम्ल कम दाब के अंतर्गत लगभग 68% तक इसके आसवन द्वारा सांद्रित किया जा सकता है। मतलब क्या समझ रहे हैं आप? मतलब ये जो नाइट्रिक अम्ल बने हुए वो क्या है, तणु है, और कम दाब के अंतर्गत क्या होता है कि 68% तक इसके आसवन द्वारा सांद्रित किया था, मतलब इसको सांद्रित करके प्राप्त किया जा सकता है। किसको? नाइट्रिक अम्ल को। तो इसका सांद्रण किसके माध्यम से होता है? तो इसे सांद्र H2SO4 के निर्जलीकरण द्वारा सांद्रित किया जाता है। 68% को सांद्रित करके प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से आपका जो नाइट्रिक अम्ल है वो नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टावाल्ड विधि वो कंप्लीट हो गई है ना। चलिए आगे पॉइंट में चलते हैं। चलिए तो चलते हैं हम लोग नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण में, है ना। तो नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण है अपने पास, है ना। एकदम सिंपल है कि शुद्ध नाइट्रिक अम्ल रंगहीन धूम्रपान युक्त द्रव है, मतलब ये हानिकारक है हमारे लिए, ठीक है। जिसमें तीक्ष्ण गंध होता है, जिसमें क्या होता है? तीक्ष्ण गंध होता है। यह जल में विलेय है, HNO3 है ना, ठीक है। ये किसमें है? जल में। ये क्या है? विलेय है। इसके भौतिक गुण है नॉर्मल, ठीक है। और यह चमड़ी को जला सकता है, ये भी इसके भौतिक गुण हैं। फफोले पड़ सकते हैं। और 68.5% HNO3 जल के साथ समक्वाथी मिश्रण बनाती हैं। जो क्वथनांक होता है उसके आधार पर, है ना, समक्वाथी मिश्रण बनाता है, ठीक है। ये जो नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण हैं। रासायनिक गुण में 3-4 ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुण में चलते हैं। सबसे पहला गुण चलता है उसका अम्लीय गुण। चलिए तो नाइट्रिक अम्ल एक क्या है? प्रबल अम्ल है ना। और ये क्या करता है? यह सभी रासायनिक अभिक्रियाएं देती है। यह सभी रासायनिक अभिक्रिया देती है ना। ये जो नाइट्रिक अम्ल है वो, है ना, अम्लीय गुण है इसका। पहला पॉइंट, यह सभी रासायनिक अभिक्रिया देती है। ये तो क्लियर हो गया आपका, है ना। और यह नीले लिटमस पेपर नीले लिटमस को, है ना, लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। जितने भी अम्ल है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, वो भी याद रखना आप लोग, है ना। चलिए, तथा कोई भी क्षारीय ऑक्साइड है वह क्षारीय ऑक्साइड, अब क्षारीय ऑक्साइड में आप लोग जानते हैं बहुत सारे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे मेन आता है ऑक्साइड, हाँ। वह क्षारीय ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड भी कर सकते हैं, या तो ऑक्साइड से भी क्रिया करेगा वो, और हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अब ये किसका है भाई? क्षारी है ना, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, पहले क्या बोला? ऑक्साइड बताया ना, ठीक है। क्षारीय ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन जगह मतलब ऑक्साइड, या हाइड्रोक्साइड देख लेते हैं, एक उदाहरण, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और ये हमारे पास नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये क्रिया करता है अपना, है ना। तो ये है सोडियम प्लस आयन है, नाइट्रिक ये NO3 है, बना है। तो सोडियम नाइट्रेट पहले बना देता है, ये सोडियम नाइट्रेट प्लस ये जल बनता है, क्या बनता है? जल। ये हो गया, एक उदाहरण दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। और एक आध हमारे क्या किसका देखें हम लोग? ये हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, और क्या बोले हैं? बाइकार्बोनेट, ठीक है। तथा NH3 को उदासीन करता है, इसमें से एक उदाहरण तो मैं बता रखा हूँ यहाँ पर, है ना। और कार्बोनेट में और देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, है ना। कार्बोनेट भी बोला जाएगा, है ना, बस बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। तो कार्बोनेट में देख लेते हैं HNO3, ये क्रिया करता है, ये कैल्शियम प्लस आयन होते हैं, और ये माइनस आयन NO3 है, तो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, सॉरी कैल्शियम नाइट्रेट बना देगा आपके पास। इनकी संयोजकता 1 होती है, इनकी संयोजकता 2 होती है, इसलिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है। और ये जल भी बनाएगा, और बचा क्या? CO3 बनेगा, CO2 बचा, ये, ठीक है। तो इसका अम्लीय गुण है ना ये। और किसी के साथ कराना है? ऑक्साइड के साथ क्रिया कराना है तो ऑक्साइड से क्रिया करा सकते हैं आप लोग। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करवा देना क्रिया, HNO3 का समीकरण लिख देना, ठीक है, ओके।
ये पहला गुण क्लियर हो गया। दूसरा रासायनिक गुण है वियोजन, है ना, कि द्रव नाइट्रिक अम्ल है ना, द्रव नाइट्रिक अम्ल तथा उसकी जो वाष्प है, द्रव नाइट्रिक अम्ल तथा उसकी वाष्प का प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे वियोजन होता है। मतलब क्या होता है, ये जो नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है, वो वियोजन होती है N2O5 और H2O में परिवर्तित हो जाती है। और यहाँ पर एक और चीज़ लिखना कि गर्म करने पर यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये देखिए NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपचयित भी हो जाती है। यहाँ पर H2 बनेगा और यहाँ पर O2 मुक्त होगी, ठीक है। तो ये NO2 बनेगा, वो मुख्य है इसका, है ना। तो इसका जो दूसरा रासायनिक गुण है, चलिए, तो तीसरा रासायनिक गुण है ऑक्सीकारक गुण, जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं ना, एक प्रकार से ऑक्सीकृत करती है। ऑक्सीकारक गुण होता है किसमें, नाइट्रिक अम्ल में। चलिए, तो देखिए कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है ना, क्योंकि यहाँ सरलता से वियोजित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। मतलब वियोजित होता है मतलब टूटता है एक प्रकार से, जैसे कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल है अपने पास, ठीक है। तो क्या होता है, HNO3, ये जब टूटता है तो क्या बनाता है, NO2 + H2O बनाता है और एक नवजात ऑक्सीजन प्रदान करता है ना। इसको हम शुद्ध करें तो 2 कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 हो गया, ओके, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ओके, ठीक है। ये हो गया। सांद्र HNO3 है, वो क्या होता है, वियोजित होता है, मतलब ये टूटती है तो NO2 बनाता है और H2 बनाता है और ये हमारे पास नवजात ऑक्सीजन देता है। और जो तनु है, ठीक है, ये भी टूटती है ना, तो ये भी अपने पास NO बना देती है और H2O बनाती है और अपने पास ऑक्सीजन विमुक्त करती है ना। एक प्रकार से ये तीन इधर हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, तो हाइड्रोजन को 2 इधर करना पड़ेगा, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन को 2 कर देते हैं इधर, 3 दूनी 6 और ऑक्सीजन 2, 1 3, तो 3 इधर चाहिए, ठीक, ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या होता है कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, क्योंकि यहाँ सरलता से वियोजित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है, नवजात क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। मतलब ये ऑक्सीकारक गुण है। तब किसके साथ ऑक्सीकारक तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, केवल एक ही बता, अधातुओं के साथ। अधातुओं के साथ भी ऑक्सीकारक होता है, यौगिक के साथ ऑक्सीकरण होता है, और पोटेशियम आयोडाइड बहुत सारे चीज़ों से ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। मैं केवल अधातुओं में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पहला पॉइंट डाल लीजिएगा, ऑक्सीकारक गुण, ये तीसरा पॉइंट है, इस तीसरा पॉइंट का पहला या ए डाल दीजिएगा कि अधातुओं का ऑक्सीकरण, ये अधातुओं का भी क्या करता है, ऑक्सीकरण आता है ना। चलिए, तो आगे पॉइंट है अधातुओं का ऑक्सीकरण, है ना। तो एकदम सिंपल देखिएगा कि नाइट्रिक अम्ल है वह अधातु जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है आदि को उनके ऑक्सी अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं। मतलब ऑक्सी अम्ल मतलब एक प्रकार से कहा जाए इसमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है ना। तो नाइट्रिक अम्ल है अधातु जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन आदि को उसके ऑक्सी अम्लों में, ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ का ऑक्सी अम्ल होता है ना, जैसे कि कार्बन का ऑक्सी अम्ल हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक प्रकार से क्या आते हैं, उनके ऑक्सी अम्ल में क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। कौन, नाइट्रिक अम्ल है वो, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल अधातु जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन आदि को उनके ऑक्सी अम्ल में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है और स्वयं नाइट्रोजन पर में अपचयित हो जाती है। मतलब नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, मतलब 2 की मान नाइट्रोजन पर ऑक्साइड में क्या होती है, अपचयित हो जाती है। मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि NO2 बना देती है वो, है ना। चलिए, तो और सिंपल से मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको कि गर्म अर्थात क्या है, गर्म और सांद्र HNO3 कार्बन को, जैसे कि मैं कार्बन के बारे में बताया, चलिए कार्बन के बारे में करते हैं। तो कार्बन को CO2 में ऑक्सीकृत कर देता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कार्बन हमारे हैं, सल्फर, फास्फोरस, कोई बोले, इसमें से एक उदाहरण को देखते हैं, कार्बन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है HNO3, ठीक है। ये तो शुरू में बताया मैंने, ऑक्सीकारक गुण में तोड़ कर बताया इसको, तनु कैसे टूटता है और सांद्र कैसे टूटता है। तो सांद्र टूटता है, आप देखे होंगे, NO2 तोड़ के दिखाया था आपको, NO2 + H2O और एक नवजात ऑक्सीजन बनाता है। ये अब मैंने बता रखी है आपको, है ना। ये सांद्र है ना, याद रखना, सांद्र, ठीक है। ये होता है, ये क्या करता है, कार्बन को, है ना, कार्बन को CO2 में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है वो, CO2 में परिवर्तित कर देता है। मतलब यहाँ से आपको ऑक्सीजन मिलता है कार्बन को,
ये देखिए ये नवजात ऑक्सीजन बना है ना यहाँ पर, है ना, इसके ऊपर मैंने बताया है। तो ये नवजात ऑक्सीजन बना है तो इसके साथ क्रिया करता है ये, और ये बनाता है CO2। तो ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 कर देते हैं यहाँ पर, है ना। अब आप तो जानते हैं कि आंशिक समीकरण विधि आप लोग जानते हैं, 11वीं में पढ़े होंगे, है ना। चलिए, तो इसमें आप लोग क्या होता है, 2 को कटाना होता है। इसमें ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर CO2 बना है, उत्पाद में कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन कोई उत्पाद में है ही नहीं, ठीक है। और हमको यहाँ पर अभिकारक में O2 दिख रहा है और यहाँ पर उत्पाद में हमारे पास O है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़, ठीक है, तो एक चीज़ में क्या करना पड़ेगा अपने को, ये ऑक्सीजन को काटना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है आपका 2 दूने, ये हो जाएगा 4, ठीक है। पहले तो कार्बन लिख दो, कार्बन प्लस, ठीक है। और ये हो गया 2 दूने कितने हो गए 4, अर्थात 4HNO3, ठीक है। और ये इससे गुना करेगा तो 2 दूने क्या 4, तो 4NO2, ठीक है। प्लस ये तो कट जाएगा, सॉरी नहीं कटेगा, H2O, तो ये 2H2O 2 से गुना किए और ये कटेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये बस बचा अपने को NO2 बना, मतलब नाइट्रोजन पर में अपचित हो जाती है स्वयं, है ना। अब देखिए कार्बन को CO2 में अब अक्सित कर देते, ये भी अक्सित कर दिया। अच्छा, ये उत्पाद को और भूल गया मैं, ये CO2 तो बचा क्या, यही तो मेन आपका उत्पाद है ना। चलिए CO2 बचा, है ना। तो ये क्या है, CO2 में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, ये हो गया अधातुओं का ऑक्सीकरक गुण, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, तो आपका चौथा नंबर का पॉइंट बनता है धातुओं के साथ क्रिया, है ना। ये रासायनिक गुण है, चौथा रासायनिक गुण है धातुओं के साथ क्रिया करता है। तो इसका पहला पॉइंट लिखना आप लोग, इसको पहला पॉइंट लिखना कि हाइड्रोजन से कम धन विद्युतीय धातुओं से क्रिया, ठीक है। हाइड्रोजन से कम धन विद्युती, ये धन विद्युती मतलब आप लोग जानते हो, है ना, कि हाइड्रोजन से कम धन विद्युती धातुओं से अभिक्रिया, ठीक है। कम धन विद्युती, है ना। और जैसे कि कम धन विद्युती में अपने पास कौन आता है, मरकरी आता है, ठीक है। और ये पहला पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट बनेगा, और दूसरा पॉइंट ये बनेगा आपका कि हाइड्रोजन से अधिक धन विद्युतीय धातुओं से क्रिया, जैसे कि हाइड्रोजन से अधिक धन विद्युती में कौन आता है, जस्ता आता है, ठीक है, ये, है ना, जस्ता वगैरह आता है, ये अधिक धन विद्युतीय है ना। तो पहला पॉइंट चलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन से कम धन विद्युतीय धातुओं से क्रिया। तो इसमें आपको डिटेल करना है कि यह गोल्ड एवं प्लेटिनम को छोड़कर सभी धातुओं से क्रिया करता है, ठीक है। गोल्ड और कौन है, प्लेटिनम को छोड़कर सभी धातुओं से क्या करता है, क्रिया करता है। तो इसमें से केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ, मरकरी के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया को बता रहा हूँ मैं, मरकरी के साथ, है ना। हमारे पास है Hg मरकरी है अपने पास, ठीक है। तो मरकरी के साथ नाइट्रिक अम्ल, मरकरी के साथ जो नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल सदैव नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। कोई मरकरी, यहाँ पर ये मरकरी, ठीक है, ये मरकरी, ठीक है, ये क्या करता है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो हमेशा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि हमारे पास NO यहाँ पर दिख रहा है, इसको काटते हैं NO, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। यहाँ पर NO2, ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड है, मतलब ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। तथा मरकरी तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ, ये देखिए 2 नाइट्रिक अम्ल होता है, एक तो तनु होता है, एक तो सांद्र होता है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने तनु नाइट्रिक अम्ल, तनु या ठंड, तनु व ठंड HNO3, ठीक है। तो तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ मर्क्यूरस, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या बनाता है, ये मर्क्यूरस बनाता है। तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, सा ना लिखा है, मतलब सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ मर्क्यूरिक लवण बनाता है। क्या बनाता है, मर्क्यूरिक क्या बनाता है, लवण बनाता है। ये देखिए यहाँ पर मर्क्यूरिक लवण, ठीक है। दोनों जगह क्या बना है, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन क्या मतलब ऑक्साइड बन गया है, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ साथ ही क्या बनाता है कि यदि तनु हो तो तनु के साथ वो बना देता है मर्क्यूरस, और सांद्र के साथ बना देता है वो मर्क्यूरिक लवण बनाता है, ठीक है। तो ये आपको समीकरण तो संतुलित करके नहीं दिखा पाऊंगा, हाँ चल तभी देख लें थोड़ा में। ये Hg है, ये क्रिया करता है HNO3 से क्रिया कर देता है ना, Hg क्रिया करता है। और हमारे पास क्या है, Hg वो ये NO3 से क्रिया करता है, ये नाइट्रेट, ठीक है, बना देता है Hg2NO3 और ये है 2NO और 4H2 बनाता है। तो इसको संतुलित करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर Hg 6 है क्या, 3 दूने 6, ये भी हो गया। और ये NO3 कितना है, 2, 3 दूने 6 है अपने पास, ठीक है, 6। और यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 और है, मतलब नाइट्रोजन है 6, 2, 8, अपने पास 8 नाइट्रोजन है, तो 8 इधर होना चाहिए, हाँ यहाँ पर 8 है, ठीक है, 8 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन को देखें तो अपने पास 4 दूने 8, 8 हाइड्रोजन, इधर 8 हाइड्रोजन, ठीक, ये क्लियर हो गया है ना, ये समीकरण सही है। चलिए, ये हो गया तनु के साथ। अब सांद्र के साथ देखते हैं। तो सांद्र या गर्म HNO3 के साथ क्रिया, तो ये NO2 बनाता है। देखिए यहाँ पर NO बस बनाया है ना, यहाँ पर NO2 बनाता है। तो क्या होता है, Hg या HNO3 क्रिया करता है, HgNO3 बनाता है ना।
ये अपने पास क्या है, मर्क्यूरिक लवण है ना, ठीक है। और सांद्रित नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या होता है, मर्क्यूरिक लवण बनाता है, ठीक है। जो नाइट्रिक अम्ल है वो सॉरी जो मरकरी है वो, ठीक है। तो ये बनाएगा HgNO3, इसका भी शुद्ध ये करके देख लें। मरकरी एक है, नाइट्रोजन अपने पास यहाँ पर 2 और इधर भी 2 है, तो 4 है, तो 4 यहाँ पर भी है, ओके। और हाइड्रोजन 2 दूनी 4, यहाँ पर भी 4, क्लियर हो गया ये, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा आपका, है ना। धातुओं के साथ क्रिया होता है, मरकरी के साथ क्रिया करती है, ये 4 उसके रासायनिक गुण हो गए। चलिए 5वां रासायनिक गुण है कार्बनिक यौगिकों के साथ क्रिया। कार्बनिक यौगिक है ना, उनके साथ क्रिया, ये इसका 5वां रासायनिक गुण है नाइट्रिक अम्ल का, है ना। तो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक यहाँ पर डिटेल कर रहा हूँ, देखिए कि एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक जैसे कि हमारे पास एक क्या है, बेंजीन है, क्या है, बेंजीन। तो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल, है ना, के साथ क्रिया करके, एरोमेटिक नाइट्रो उत्पाद देता है, एरोमेटिक नाइट्रो उत्पाद देता है ना। मतलब ये क्या करता है कि नाइट्रो उत्पाद में यहाँ पर ये है ना, ये बनाएगा नाइट्रोबेंजीन, क्या बनाएगा, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। एरोमेटिक उत्पाद रहेगा, यहाँ पर NO2 है वो मुक्त हो जाती है, NO2 बाहर आती है, ओके। तो ये आपका नाइट्रोबेंजीन है, क्या है, नाइट्रो, ये सब तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, नाइट्रोजन। आगे हम चलते हैं नाइट्रिक अम्ल के उपयोग, ये 5 रासायनिक गुण बता दिया मैंने, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं नाइट्रिक अम्ल के उपयोग। तो पहला उपयोग देख लेते हैं, विस्फोटक के रूप में, है ना, ठीक है। तो नाइट्रोग्लिसरीन या डायनामाइड है, बहुत सारे हैं, ठीक है, इसी से बनाए जाते हैं ना, इसी से बनते हैं, ठीक है। आपको क्या लिखना है कि नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइड, है ना, या लिख सकते हैं आप लोग धूमहीन बारूद आदि इन्हीं से बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा लिख देना आप लोग उर्वरक। तो हमारे पास एक है, एक कैल्शियम ऑक्साइड का कैल्शियम NO3(2), इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट, है ना, चूना पत्थर पर, ये चूना पत्थर है ना, ठीक है, चूना पत्थर पर तनु नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से बनाया जाता है, ठीक है। चूना पत्थर पर तनु नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से बनाया जाता है, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट इसका नाम, ठीक है। तो बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट है, वहाँ चूना पत्थर पर तनु नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से बनाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा उपयोग है उसका कृत्रिम रेशा के रूप में, है ना। तो यहाँ पर आप लोग बहुत सारे देख सकते हैं क्या क्या है, किस तरीके है उसको, है ना।